हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम कुशागर भारद्वाज और ये है एनसीईआरटी सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हम एनसीईआरटी बायोलॉजी को कवर करेंगे कि कैसे हम उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं जिससे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब हम किसी चैप्टर को रीड करें उसी में कवर हो जाएं। एंड सम ऑफ द टिप्स दैट हेल्प मी स्कोर 330 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी इन नीट 2020। सो जो फर्स्ट चीज है वो ये है कि जब भी आप किसी चैप्टर को फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो तो उसको मिनिमम 2 बार पढ़ना चाहिए। अब वो 2 बार कैसे पढ़ना होता है, वो ऐसा है कि हम किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड होते हैं या किसी प्राइवेट ट्यूशन में होते हैं या किसी एक टीचर के साथ तो ऐसे कनेक्टेड होते ही हैं उस सब्जेक्ट के जो हमारी हेल्प करते हैं। तो जब भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन में वो कोई चैप्टर स्टार्ट होने वाला हो बायो का, उससे 2 दिन पहले आप उस चैप्टर की रीडिंग खुद से कर लो। ठीक है, अब वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना % आपको समझ में आए, 20%, 30, 50, कितना भी आए। ठीक है, बस एक रीडिंग ले लो और जो भी आपके उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हो उसमें जो भी डाउट्स आए वो आप साइड बाय साइड लिखते रहना। ठीक है, और फिर उसके बाद इतना काम आप करके रख लो। उसके बाद जब अपनी क्लास में जब आप अटेंड करो उस चैप्टर को ध्यान से, उसमें क्या होगा कि एक तो क्या होता है कि आधे बच्चे जो होंगे ब्लैंक आएंगे। ठीक है, कुछ पढ़ के नहीं आएंगे, उनको कुछ पता नहीं होता चैप्टर में क्या होता है, फर्स्ट टाइम सीधा टीचर के साथ ही आके इंटरेक्ट करते हैं। तो आप उनसे एक तो एक कदम आगे रहोगे, आपको पहले से पता है कि हाँ कुछ तो पता ही है कि हम ये पढ़ने वाले हैं और आपके कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे। ठीक है, एक वो आपको एज देंगे और क्या है कि आप पढ़ते पढ़ते इतना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आपके आधे डाउट्स तो जब आपको टीचर समझाएंगे तभी क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर नहीं होंगे तो आप उनसे उसी टाइम पूछ सकते हो कि मेरा ये डाउट आया था, ये बता दो। ठीक है, बाकी बच्चों को कुछ आइडिया नहीं होगा इस बारे में। ठीक है, सेकंड चीज है जब आप पढ़ रहे हो तो आप ये देखना कि आपको कौन सा पोटेंशियल टॉपिक लगता है कि इससे क्वेश्चन जिससे आ सकता है क्वेश्चन, और फिर वही चीज देखना कि आपके टीचर ने कौन सा टॉपिक बताया कि ये इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो उससे एक तो ये पता चलेगा कि एग्जामिनर जब कोई क्वेश्चन बनाता है तो क्या सोच के बनाता है, कौन सा टॉपिक को चूज करते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जामिनर्स कैसा सोचते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा पॉइंट जो है, फिर उसके बाद आपको सेकंड जब रीडिंग लेनी हो तब लेनी है जब आपकी क्लास में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपको उस चैप्टर की एक और रीडिंग लेनी है। उससे क्या होगा कि मैक्सिमम चीजें उस वाली रीडिंग में पक्का कवर हो जाएंगी। उसमें कोई डाउट बहुत ही अगर कोई रेयर ही कोई डाउट बचेगा, वरना आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये एक तरीका यूज करोगे तो। और उसके साथ ही चैप्टर पे आपकी जो कमांड होगी काफी अच्छी हो जाएगी। ओके, एंड अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो और जब अंडरलाइन करो उसको, तो किसी भी जो सेंटेंस हो उस पूरे के पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन मत करना, अवॉइड करना। ठीक है, और या फिर जो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं जैसे एंड, एज, इन, और, ठीक है, ऐसे वर्ड्स को छोड़ना, इनको मत अंडरलाइन करना। बस उन्हीं जो वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मेजर जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको अंडरलाइन करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एनिमल किंगडम जो है उसमें एक फाइलम होता है टीनोफोरा। ठीक है, उसमें एनसीईआरटी की लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है कि टीनोफोरास कॉमनली नोन है सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। तो जब मैंने इसको अंडरलाइन करा था पढ़ते टाइम, मैंने इसको ऐसे करा था कि सिर्फ जो मैंने अंडरलाइन करा था, मैंने टीनोफोरास के जो अंडरलाइन करा था मैंने कहा था नोन एज सी वॉलनट्स एंड देन आई अंडरलाइन कॉम जेलीज। मैंने तो उसमें क्या करा, मैंने इसमें और हटा दिया था, कॉमनली हटा दिया था, कनेक्टिंग चीजें हटा दी थी, बट जो मेन है सी वॉलनट्स कॉम जेलीज इनको अंडरलाइन करा था। ऐसी जो नेक्स्ट लाइन है, आर एक्सक्लूसिवली मरीन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक, तो उसमें जो वर्ड एक्सक्लूसिव है इसको आप हाईलाइट करना। ठीक है, क्योंकि ये नीट में क्या करेंगे, ये ऐसी वर्ड्स है एक्सक्लूसिवली, मोस्टली, रेयरली, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जनरली। ठीक है, इन पे ना ये कंफ्यूज कर देंगे। जैसे बोलेंगे कि विच ऑफ दीज इज एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, और किसी ना किसी एक ऐसे फाइलम का एग्जांपल डाल देंगे जो या तो मरीन होते ही नहीं या रेयरली होते हैं। एनसीईआरटी में लिखा होगा एक्सक्लूसिवली पे इतना बच्चों का ध्यान जाता नहीं है। अगर किसी और फाइलम पे आप टिक मारिया है टीनोफोरा के अलावा तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए जो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं एक्सक्लूसिवली वगैरह, इन पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नाउ जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि कभी भी हमको डायग्राम्स या जो टेबल्स होती हैं, जो जैसे टेबल जैसे बायोमोलिक्यूल में बहुत टेबल्स दे रखे हैं, इनको हमें साथ के साथ ही जब हम रीडिंग ले रहे होते हैं तभी कवर करना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं कि यार डायग्राम तो वैसे भी याद रहने नहीं, टेबल याद रहनी नहीं, तो जब पेपर आएगा और तो उसी टाइम जब पेपर क्लोज होगा काफी उसी टाइम डायग्राम्स देख लेंगे, याद रह जाएंगे एंड मोमेंट पे। ऐसा मत करना, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसी टाइम आपको डायग्राम्स भी कवर करना है।
जैसे कैसा, आपने एक पेज है, ठीक है, कोई टेक्स्ट है, आपने वो टेक्स्ट पढ़ा, उस पेज का सारा इंपॉर्टेंट जो था मार्क करा, ठीक है। अब अगर उस पेज पे कोई डायग्राम है तो आप उसी टाइम उस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करो, उसमें जो लेबलिंग है उसी टाइम ऑब्जर्व करो, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसी को उसी टाइम अंडरलाइन, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसी टाइम साथ के साथ करो, ठीक है। और ट्राई करो कि उस डायग्राम की, उस टेबल की एक पिक्चर सेट हो आपके माइंड में, ठीक है। क्योंकि कई बार वो डायग्राम से देके पूछ लेते हैं कि ये डायग्राम किसका है, ये बता दो, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, या कोई लेबलिंग मिस कर देंगे। मॉक टेस्ट में बहुत होता है कि कोई लेबलिंग मिस कर दी, अब बताओ यहाँ पे क्या लेबलिंग थी या ये क्या चीज़ है। तो डायग्राम्स को साथ में ही कवर करो। और ये नहीं है कि अगर फर्स्ट टाइम डायग्राम पढ़ रहे हो तो ही कवर करना है, ठीक है। जितनी भी बार आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, जितनी भी बार डायग्राम्स आए उस चैप्टर में, बार बार वो डायग्राम आपको हर बार कवर करनी है साथ के साथ, ओके। और मैं कि ताकि मेरे से कोई डायग्राम न रह जाए, मैं तो ये करता था कि हर एक डायग्राम जब मैंने देखा तो मैं उस पर टिक मारता था, उस फिगर पे टिक मार दिया, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक तो कोई भी डायग्राम छूटेगा नहीं, ठीक है। हर जगह टिक होगा, जहां टिक नहीं होगा आपको पता चल जाएगा ये वाला डायग्राम छूट गया है, तो वो कोई भी डायग्राम मिस नहीं होगा। तो इसलिए टिक जरूर मार देना। डायग्राम देखा, अच्छे से ऑब्जर्व करा, जो इंपॉर्टेंट है नोट करा, टिक मार दिया, और फिर नेक्स्ट डायग्राम पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो भी हमने देखा होगा कि जब भी कोई यूनिट, नई जो यूनिट स्टार्ट होती है, उससे पहले साइंटिस्ट के बारे में, हर एक यूनिट से पहले किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे उस इंफॉर्मेशन को छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। मेरे से भी कई बार गलतियां हुई थी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था मॉक टेस्ट में, मैं छोड़ देता था। वो नहीं करना है, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन में से कई साइंटिस्ट ने लिख रखा है, इन्होंने ये बुक्स लिखी थी, वो आपको पता होना चाहिए, या इन्होंने कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक इन्वेंट करी, वो देखना, ठीक है। या फिर इनको ये प्राइजेस मिले थे इन साइंटिस्ट को, ये सारी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ये आप अंडरलाइन करना है, इनको ये आ सकती हैं। नीट में तो मुझे अभी तक नहीं पता है कि इतना नहीं आया जितना मुझे याद आ रहा है। इन चीजों पे जो साइंटिस्ट हैं इन पे बहुत कम क्वेश्चन, रेयरली कोई क्वेश्चन बना होगा, लेकिन ये मॉक टेस्ट में बहुत आता है। और नीट में भी आने के चांसेस बहुत हैं कि अब इनसे पूछ सकते हैं। और मॉक टेस्ट में तो अगर आपके पास कोई अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज में आप एनरोल्ड हो तो उसमें तो पक्का आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि ये कौन से साइंटिस्ट के है, या फिर बोल देंगे कि ये वाली बुक किसने लिखी है या क्या था। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं बताता हूँ। मैंने एलन की मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी थी, उसमें एक बार क्वेश्चन आया था कि हु इन्वेंटेड अ टेक्निक इन विच प्लाज्मिड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन सेल एंड देन रीइंसर्टेड इन अदर सेल, ठीक है। और उसमें ऑप्शन थे कोहेन एंड बॉयर और एक और कोई साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, मुझे था कि कोहेन एंड बॉयर, मैंने ये टेक्स्ट पढ़ा नहीं था, जो ये यूनिट से पहले जो ये हर्बर्ट बॉयर पे जो लिखा हुआ है उसमें कोहेन के ऊपर भी लिखा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा था। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि कोहेन एंड बॉयर बहुत जगह साथ में नाम है, तो मुझे लगा था इसमें भी कोहेन एंड बॉयर साथ में ही होगा, तो मैंने कोहेन एंड बॉयर बोथ पे टिक मारा था और मेरा आंसर गलत हो गया था। फिर जब मैंने आके जब ये वाला टेक्स्ट जब मैंने पढ़ा था, जब मेरे सर ने मुझे बताया था कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तब जब मैंने देखा एनसीईआरटी में इस वाले में साफ लिखा हुआ है कि स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स एंड कोहेन हैड डेवलप्ड द मेथड ऑफ रिमूविंग दिस प्लाज्मिड्स फ्रॉम द सेल एंड देन रीइंसर्टिंग देम इन अदर सेल्स। मतलब आंसर सिर्फ कोहेन था, ना कि हर्बर्ट एंड कोहेन या बॉयर एंड कोहेन बोथ, ठीक है। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इनको अवॉइड करना, ओके। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सिंक्रोनाइज, जैसे कि आप जहां से भी आप पढ़ते हो, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन आप स्टार्टिंग से ही करो। जैसे सिर्फ क्या होता है, एनसीईआरटी तो पढ़ोगे नहीं, कुछ ना कुछ रेफरेंस के लिए भी यूज करोगे, ठीक है। या जो आपके क्लास में जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके टीचर बताएंगे वो भी जो होगा वो साथ में ही चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि इनको अलग अलग जगह मत छोड़ना कि अगर कोई रेफरेंस में इंपॉर्टेंट है तो रेफरेंस में ही है, एनसीईआरटी में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो एनसीईआरटी में ही है, नोट्स के नोट्स में ही है। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो आप 3-3 बुक से तो रिवाइज करोगे नहीं, ठीक है। तो क्या करना, किसी भी एक बुक को बना लेना कि इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी। जैसे अगर आप एनसीईआरटी बनाते हो तो एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट है वो एनसीईआरटी में है ही, ठीक है। उसके बाद आप क्या यूज कर सकते हो, स्टिकी नोट्स, ये जो होते हैं ऐसे स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हो। जैसे जो रेफरेंस में आपको ये चीज इंपॉर्टेंट लग रही है तो आपने स्टिकी नोट्स लिए, ठीक है, उसमें वो चीज जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दी और एनसीईआरटी में पेस्ट कर दिया एज इट इज। स्टिकी नोट्स को बहुत कन्वीनियंट होता है। या फिर जो आपके नोट्स में जो टीचर्स ने जो इंपॉर्टेंट बताया था, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको लिख दिया और एनसीईआरटी में ही पेस्ट कर दिया।
तो जब आप रिवाइज करोगे जो भी आपका एक्स्ट्रा है वो सब एक जगह आ गया, तो जब आप रिवाइज करोगे एक तो टाइम बच जाएगा, ठीक है, और जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो कुछ भी मिस नहीं होगा, क्योंकि एक जगह ये तो आपको याद रहेगा कि हाँ इसी बुक में है। वरना अगर अलग अलग बुक्स में होगा तो पक्का भूल जाओगे कि एक ना एक बुक का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि याद ही नहीं आएगा उस टाइम कि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट इस वाली बुक में है। अगर एक बुक में लेके आओगे तो वो फिर काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक में ही लेके आना, स्टार्टिंग से ही सिंक्रोनाइज करना, जो भी इंपॉर्टेंट लगे सब कुछ हमको एनसीईआरटी में या जो भी आपने बुक डिसाइड कर रखे हो कि इसमें ही ऐड करना है तो उसमें ही ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद है कि अगर आप निमोनिक्स बना पाते हो या आपको कहीं से निमोनिक्स मिलते हैं या कोई है जो मतलब निमोनिक्स बन सकते हैं, तो वो हमेशा बनाना, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, हर चीज तो याद रहने नहीं वाली है, ठीक है। तो ट्राई करना कि ज्यादा निमोनिक्स बना पाओ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मुझे पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा दिक्कत थी कि जैसे जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, मैं पता नहीं हमेशा भूलता ही था कि सोडियम सेल के बाहर होता है और पोटेशियम अंदर होता है, मुझे ये कभी याद रहता ही नहीं था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे निमोनिक बताया था, नो किया, ठीक है, N फॉर Na मतलब सोडियम, O फॉर आउटसाइड, K फॉर पोटेशियम, K, I फॉर इनसाइड एंड A फॉर ATP मतलब सोडियम पोटेशियम पंप यूजेस ATP एंड सोडियम रिमेन्स आउटसाइड एंड पोटेशियम इनसाइड, जो रेस्टिंग कंडीशन में होता है, ठीक है। ऐसा एक निमोनिक, ऐसी और भी आप बना सकते हो, ठीक है, निमोनिक्स बनाना अगर हो सके। अब इतने भी निमोनिक्स मत बना देना कि अब आपको ये नहीं पता कि यार ये वाला निमोनिक किसका था, फिर आप ये याद कर रहे हो कि ये वाला निमोनिक किसका था, ये वाला इसका था, ऐसा मत करना, ठीक है। और क्या है, एक चीज ऐसा है कि जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना बायो में उतना फायदा है। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो खैर केमिस्ट्री फिजिक्स में जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा है, पर बायो में क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे सोचता है। अब वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लगाओगे तो आपको ऐड लगेगा कि अच्छा इस वाले टॉपिक से एग्जामिनर्स की टेंडेंसी है कि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये तभी होगा जब आप ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो लगानी है, दिनेश लगा सकते हो, अच्छी बुक है काफी, उसमें अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, जो नीट जैसे जो एग्जाम्स होते हैं MBBS के लिए उसमें आते हैं, ठीक है, या नीट के प्रीवियस ईयर वो तो लगानी है। तो जहां से भी क्वेश्चन मिले, और जैसे एलन आकाश की जो ये मॉक टेस्ट सीरीज होती हैं, इनसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले वो आप सब मतलब देखो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, ठीक है। और जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं थे, एनसीईआरटी से बाहर के हैं, वो भी हैबिट बनाओ कि वो उसी टाइम जहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला है वो आप एनसीईआरटी में उसी टाइम ऐड कर लो, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला लिखा है एनसीईआरटी में तो वो भी एज आप जब पढ़ोगे, अगली बार जब पढ़ोगे तो वो भी एज इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, आप उसे भी रिवाइज करते रहोगे, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कभी भी वरीड मत होना। जैसे क्या होता है, मेरे साथ भी होता था, मेरे दोस्तों के साथ भी होता था कि क्वेश्चंस पढ़ा, ठीक है, सारे मतलब चैप्टर पढ़ा, ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा, सारा अच्छे से कवर करा, इन्फॉर्मेशन सब जो बाहर की है वो भी पढ़ा, फिर क्वेश्चन लगाए, लेकिन क्या हुआ किसी एक क्वेश्चन में यार कि ये तो याद आ रहा है कि यार पढ़ा तो था पर ये पता नहीं आ रहा कि अब इसका आंसर क्या है, ठीक है, बस ये याद है कि पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा, या कि दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, कि अब इसका आंसर क्या था यार, कंफ्यूजन हो रहा है। तो उस टाइम क्या है कि डिमोटिवेट मत होना कि यार अभी तो पढ़ा था और अब लग भी नहीं रहे हैं, अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। उस टाइम ऐसा मत सोचना, इसलिए ही बायो बार बार पढ़नी होती है, ताकि ये जो कंफ्यूजन है और जो क्रिएट होती हैं सारी चीजें कि कंफ्यूजन हो रहा है दो ऑप्शंस के बीच में या याद नहीं आ रहा है, ये जितनी ज्यादा आप पढ़ोगे ना बायो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ये तभी दूर होगा जब आप बायोलॉजी एनसीईआरटी से बार बार पढ़ोगे, रेफरेंस जो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा बार बार पढ़ते रहनी है, क्योंकि माइंड से निकलना ही है, ठीक है। जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ही ज्यादा रिटेन होगा, उतना ही कमांड पड़ेगी सब्जेक्ट पे और उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो these were the tips. I hope you like the video and you can also subscribe to the channel if you think the video was helpful, and I will keep posting such informative videos in the future. And stay tuned for the next part, that is chemistry. Thanks a lot.